ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 43% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 16 से 23% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जौ की उन्नत किस्मों में RD 2899, RD 2715, RD 2794, RD 2786, RD 2849, RD 2660, RD 2624, RD 2592, RD 2907 एवं RD 2552 इत्यादि किस्मों का चयन कर सकते हैं। दीमक के नियंत्रण के लिए बुआई से पहले फिप्रोनिल 5SC दवा की 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। अनावृत कंडुआ रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम या थाइरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मेथी की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज जैसे RMT 1, RMT 143, राजेंद्र क्रांति और पूसा अर्ली बंच का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जड़ सड़न रोग को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले बीज को मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम 5:1 के अनुपात में 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। बरसीम की बुआई का उपयुक्त समय है, अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि मेस्काबी, बरदान, JB1, BL10, BL22, खदरावी, T720, T560 के उन्नत किस्मों के बीज 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। रिजका की बुआई के लिए टाइप 9, RL 88, टाइप 8, सिरसा 8, RLC 5 उन्नत किस्में हैं। 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। चना की बुआई के लिए RSG 888 जिसे अनुभव के नाम से जानते हैं, RSG 895, RSG 973 जिसे आभा के नाम से जानते हैं, RSG 896 जिसे अर्पण के नाम से जानते हैं, CSJ 515, CSJD 884 के उन्नत किस्म के बीज 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। पपीते की फसल में पर्ण कुंचन एवं मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर पहले नष्ट कर दें। उसके बाद इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अमरूद के बाग में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियन 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बुरर और रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मधुमक्खी पालन वाले क्षेत्रों में फसल की बुआई के लिए बीज उपचार की सलाह दी जाती है। फसल पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते समय मधुमक्खियों को बक्सों के अंदर रखें। कीटनाशकों के छिड़काव के 5 से 6 घंटे बाद मधुमक्खियों को खेतों में जाने दें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव राजेरा जिला बीकानेर के किसान दिनेश सिंह ने। आप गिनिया फाउल पक्षी के पालन पर जानकारी चाहते हैं।
तो दिनेश सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री ख़ास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास भी होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये चाइना मुर्गी यानी गिनी फॉल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके आवास में अच्छी जगह होना जरूरी होता है। तो गिनी फॉल आजकल पहले ये कहीं कहीं पर में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फॉल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है, लेकिन ये मौसमी अंडा देने वाली पक्षी हैं। अप्रैल से जैसे देना शुरू किया सितंबर तक, तो ये इनका अंडा भी थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ और चौड़ा होगा दूसरी तरफ। इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो लेकिन गिनी फॉल एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में अब जो है इसका मीट भी इसका आपको खास करके जो लोग खस्सी का मीट पसंद करते हैं, तो उस तरह से ये खस्सी और मुर्गे के मीट के बीच के तरह का आपको इसमें ये इसका मीट होता है, इसलिए इसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी मुर्गी पालक इससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। इसका मांस और अंडा रुचिकर होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण इसकी मांग अच्छी रहती है। ऐसे में आपको मांस या अंडा बेचने में समस्या भी नहीं आएगी। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है, इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसके मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि इस पक्षी के पालन में आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रखकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीमे ही होगा। इसलिए इनको रोज 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। यह फसलों को बिल्कुल नुकसान नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर घूमने के बावजूद इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो आहार मुर्गियों को दिया जाता है। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है कि एक जो भी अगर इसका
मरना होगा। अगर आपने इसका चूजों का प्रबंधन सही कर लिया तो समझिए बड़े होने के बाद इनमें मृत्यु दर बिल्कुल ही कम है। अगर आप 100 पक्षियों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो इतने पक्षियों को रखने के लिए लगभग 15 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है, जिस पर आवास बनाने में 30,000 रुपए खर्च होंगे, जो कि कई सालों तक चलेगा। इस पक्षी को मांस उत्पादन के लिए तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। इस दौरान एक पक्षी पर ब्रूडर, चूजे, खाने के बर्तन, आहार, बिजली, दवा और अन्य कार्यों पर लगभग 75 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार से 100 पक्षियों पर 7,500 रुपए खर्च होते हैं और एक पक्षी लगभग 150 रुपए के हिसाब से बिकता है, जिससे कुल आय 15,000 रुपए तक होती है और लागत घटाकर शुद्ध आय के रूप में 7,500 रुपए 1 लाट से मिलता है और एक साल में लगभग 3 लाट आसानी से निकलता है, जिससे साल की शुद्ध आमदनी 100 पक्षियों से 22,500 रुपए होती है। इसके अलावा आप चाहे तो इनसे अंडा उत्पादन ले सकते हैं। 7 से 8 महीने के बाद अंडे का उत्पादन होने लगता है और एक साल में लगभग 100 अंडों का उत्पादन होता है और एक मादा 3 साल तक अंडे देती है, जो कि अपने जीवन काल में लगभग 250 से अधिक अंडे देती है। इससे भी मुनाफा ले सकते हैं और इसके अलावा इनसे हैचिंग कराकर चूजों का खुद पालन कर सकते हैं और इन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये इनका चूजों का हैचिंग 28 दिन में होता है और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा।